संगोष्ठी के नेतृत्वकर्ता, कह सकते हैं कर्णधार, सर्वप्रिय, सरल हृदय एवं मृदुभाषी प्रोफेसर रंजन कुमार जी, विभागाध्यक्ष विधि विभाग से आग्रह करती हूँ कि वो इस संगोष्ठी के विषय का विषय प्रवर्तन करने की महान कृपा करें। अध्यक्ष जी, आपकी अनुमति हो तो थोड़ा सा हम 5 मिनट हम चाहते हैं कि हमारे विभाग से जो अवकाश प्राप्त हमारे वरिष्ठ हैं उनका स्वागत हम छूट गया है। मैं उनका स्वागत करना चाहता हूं इस सभागार में। मैं डॉक्टर विजय कुमार राय से अनुरोध करता हूं कि वो आए और प्रोफेसर सुभाष चंद्र सिंह सर का बुके देकर स्वागत करें। डॉक्टर विजय राय अपने दूसरे वरिष्ठ मैं चाहता हूं कि डॉक्टर किरण सर का स्वागत करें। इस लाख पढ़ने लिखने वाले बना डॉक्टर शिव कुमार मिश्रा सर कहते हैं, आपका हम लोगों पर बड़ा आशीर्वाद रहता है। मैं अपने विद्यार्थी डॉक्टर शैलेश कुमार सिंह से अनुरोध करूंगा कि वो आए और डॉक्टर मिश्रा सर का स्वागत करें बुके देकर। और हमारे शुभचिंतक हमेशा हमारा ध्यान देने वाले डॉक्टर प्रभाकर शर्मा जी भी विभाग में मौजूद हैं, हाल में मौजूद हैं, जो हमारे विभाग के सहायक आचार्य हैं। उनसे अनुरोध है कि श्री शर्मा जी का स्वागत करिए। विद्यालय गंगापुर जहां विधि सभी लोग बैठे, हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। सर, मैं अपने विषय पे आता हूं। हम हमारे स्वागत के कुछ लोग छूट गए हैं जिनका मैं नाम लेना चाहूंगा। डॉक्टर किरण शर्मा बंबई से आई हैं, विजेता कृष्ण मुरारी जो हमारे संकायध्यक्ष महोदय के बहुत ही प्रिय है, वो भी दिल्ली विश्वविद्यालय से आए हुए हैं। हमारे पटना से हमारे बड़े भाई, हमारे मित्र शिखा हाजीपुर से लोग आए हैं, सबका स्वागत है। जो छूट गए हैं डॉक्टर विजय जी, रेखा जी, सबका स्वागत है। सर, मैं ये हमारी सोच थी सर। मैं पेपर और डिबेट्स में इन चीजों को देखा था तो हमारे मन में विचार आया कि क्यों न इस पे एक सेमिनार का ही आयोजन किया जाए और विद्यापीठ में ही किया गया। माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा बहुत सारे निर्णय इस पे आए हुए हैं, उसी के प्रदान करने हेतु हम आपके हृदय से आभारी हैं। हम आप सबका राष्ट्र रत्न बाबू श्री प्रसाद जी की कर्मस्थली तथा तपस्थली में सश्रद्ध स्वागत करते हैं। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का विधि विभाग समसामयिक विषयों पर निरंतर विचार गोष्ठियों का आयोजन कर संबंध बिंदुओं पर शैक्षणिक जगत की बौद्धिक विचार विनिमय की सामग्री प्रस्तुत करता रहा है। प्रस्तुत विचार गोष्ठी उस महनीय परंपरा की अभिनव कड़ी है। इस विचार गोष्ठी का विचारणीय विषय अत्यंत समसामयिक तथा भारतीय पारिवारिक परिदृश्य के लिए अत्यंत सुसंगत बौद्धिक परिचर्चा का परिचय है। भारतीय जीवन पद्धति में विवाह एक आवश्यक संस्कार तथा पवित्र बंधन है। इसके द्वारा स्वर्ग तथा पृथ्वी के एकीकरण का पथ सुगम बनाया जाता है। विवाह संस्कार के कारण व्यक्ति न केवल दीर्घजीवी होता है वरन उसके भावी जीवन की स्वर्णिम रूपरेखा भी प्रस्तुत हो जाती है। यह संस्कार न केवल व्यक्ति के आंतरिक सौंदर्य को दर्शक है वरन इससे आध्यात्मिक आभा का स्वरूप भी मूर्त रूप ले लेता है। भारतीय जीवन में कोई भी धार्मिक कार्य पत्नी के बिना पूरा नहीं हो सकता। भारतीय परंपरा में विवाह एक अटूट तथा आदर्श बंधन है।
विवाह से ही हम पूर्वजों के प्रति अपने ऋण को चुकाते हैं तथा अपने धार्मिक एवं आध्यात्मिक कर्तव्यों की पूर्ति करते हैं। यह एक ऐसा बंधन है जो एक बार अस्तित्व में आने पर कभी विखंडित नहीं होता। प्रोफेसर फ्रीडमैन ने अपनी पुस्तक लॉ इन चेंजिंग सोसाइटी में हमें यह बतलाया है कि विवाह एक अविनाशी बंधन है तथा इसका मुख्य आधार यह धार्मिक भावना है कि यह एक ऐसा संस्कार है जिसे भगवान ने बनाया है। स्पष्टतः विवाह एक पवित्र बंधन है। भारतीय परंपरा में पत्नी श्रद्धा तथा पति विश्वास का प्रतीक है। दाम्पत्य जीवन की शुचिता, पवित्रता, परंपरा, विश्वास, एक दूसरे के प्रति निष्ठा तथा मैत्रीपूर्ण भावना वैवाहिक जीवन का मूल मंत्र है। विवाह मानवता की निशानी है। वैवाहिक जीवन की अशुचिता पशुता की पहचान है। सितंबर 2018 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 497 को अवैध घोषित कर यह निर्धारित किया है कि विवाह संस्था पत्नी को पर पुरुष से पति की आज्ञा के बिना यौन संबंध स्थापित करने से मना नहीं करती। पत्नी अपनी इच्छा से यौन संबंध स्थापित कर सकती है। पति अपनी पत्नी के यौनाचरण का स्वामी नहीं है। यौनाचरण के संदर्भ में स्वायत्तता गरिमामय मानव जीवन के लिए एक आवश्यक तत्व है। मानव गरिमा न केवल यौन संबंधों में स्वायत्तता को मान्यता देती है वरन उसकी संरचिका भी है। स्पष्ट यौन संबंधों की स्वायत्तता विवाह संस्कार के विपरीत है। इससे यौन संबंधों की इस ईर्ष्या तथा स्वाभिमान को चोट उत्पन्न होती है जो समस्त पारिवारिक ताने बाने को नष्ट कर देती है। न्यायाधीशों की अंगुली सदा से सामाजिक नैतिकता की नाड़ी पर पहुंचती है। अत्यंत सम्मानपूर्वक मैं यह निवेदन करता हूं कि यह निर्णय सामाजिक नैतिकता के विपरीत है। यह न केवल विवाह संस्था की पवित्रता को धूमिल करती है वरन समाज में यौन संबंधी भ्रष्टाचार को बढ़ावा देकर सामाजिक एवं पारिवारिक समरसता को विषमता में बदल देती है। इससे परिवार के मधु का प्याला विष बन जाता है। बहुत पहले लॉर्ड टेवलिन ने यह कहा था कि विवाह एक नैतिक संस्था है जो किसी भी समाज के अस्तित्व रक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है। विवाह तथा उस समाज की नैतिकता एक दूसरे से जुड़ी हुई है। एक को नष्ट करने से दूसरे अपने आप नष्ट हो जाती हैं। नैतिक संस्थाएं एक कुर्सी के पाए की तरह हैं। यदि उसका एक पाया खिसक जाता है तो कुर्सी भले न गिरे, वह गिरने की ओर उन्मुख हो जाती है। पारिवारिक जीवन में संवैधानिक विधि का प्रवेश अनुचित है। संवैधानिक नैतिकता को पारिवारिक समरसता को नष्ट करने की अनुमति नहीं है। यह विचार गोष्ठी विवाह संस्था की पवित्रता तथा यौन आचरण की स्वतंत्रता के अनेक आयामों पर विचार कर इस दिशा में नवीन भावभूमि का सृजन करेगी। पति पत्नी के संबंध परस्पर विश्वास पर आधारित है। हम इस बात के पक्षधर हैं कि पुरुष की तरह स्त्री भी मानव होने के नाते आशाओं तथा आकांक्षाओं की पालिका तथा धारिका है। विवाह एक माध्यम उसके व्यक्तित्व के विकास में बाधक तत्व नहीं है। उसे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में यहाँ तक कि राजनीति में भी अपनी प्रतिभा दिखाने का पूर्ण अवसर तथा मंच प्रदान किया जाना चाहिए, परंतु इसके लिए पारिवारिक समरसता तथा यौन आचरण की शुद्धता को बलिदान का विषय नहीं बनाना चाहिए। भारतीय नारी विश्वास महातरु छाया में सर्वस्व समर्पण कर जीवन के समतल में पीयूष स्रोत से बहती रही है। यह आदर्श भारतीय जीवन पद्धति है। पति एक पत्नी बनती रहे, यह विवाह की नैतिकता है। हमें इस पद का प्रतीक बने रहना चाहिए। एक बार फिर हम आप सबको अपना हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं तथा आशा करते हैं कि यह संगोष्ठी अपने उद्देश्यों की पूर्ति में सफल होगी। सर, मैं बहुत समय नहीं लूंगा क्योंकि हमारे अध्यक्ष और हमारे माननीय संकायाध्यक्ष महोदय कहीं जाना है, इसलिए मैं अपनी बात को यही विराम देती हूँ। मैं प्रोफेसर अजीत शुक्ला सर संकायाध्यक्ष वाणिज्य का भी स्वागत करता हूँ। प्रोफेसर सुधीर शुक्ला सर का भी स्वागत करता हूँ। मैं भूल गया था, इसके लिए माफ करिएगा सर। धन्यवाद। भारतवर्ष की व्यावसायिक नगरी मुंबई से हमारे बीच पधारी प्रोफेसर राजश्री बरहाडी जी को आमंत्रित करने से पूर्व मैं उनके बारे में आपको कुछ परिचय सभागार को परिचित कराना चाहती हूँ। आपने विभिन्न पदों पर रहते हुए अध्यापन का कार्य किया है। आपके विभिन्न शोध पत्र राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रकाशित हैं।
आपको ह्यूमन राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, एनवायरमेंटल लॉ, डिजास्टर मैनेजमेंट और लॉ ऑफ क्राइम की विशेषज्ञता भी प्राप्त है। आपकी विभिन्न पुस्तकें राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रकाशित हो चुकी हैं। अतः करतल ध्वनियों से पुनः इनका स्वागत करें और मैं मैम को बुलाना चाहूंगी कि इस संगोष्ठी पर अपने विचार व्यक्त करें। ऑनरेबल डॉक्टर अनिल कुमार उपाध्याय जी, जज पटना हाई कोर्ट, ऑनरेबल प्रोफेसर योगेंद्र सिंह जी, वाइस चांसलर जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया, ऑनरेबल प्रोफेसर चतुर्भुज नाथ तिवारी, डीन ऑफ द फैकल्टी, our most dear dynamic head of the department of Mahatma Gandhi Kashi Vidyapith Varanasi, Professor Ranjan Kumar, our guest of honor, Professor S.K. Singh, my colleague from Mumbai, Dr. Kiran Sharma, Assistant Professor, KC Law College, all teaching staff and non-teaching staff of the college, and distinguished guests on the dais, all professors from other parts of the state and India. It is my privilege to address all of you on this occasion. I congratulate Professor Ranjan for organizing this national seminar on the topic of वैवाहिक संस्था की पवित्रता एवं नैतिकता एवं यौन संबंधों में स्वातंत्र्य की मांग, आदर्श एवं यथार्थ. This is highly debatable topic. And when I say, sir, you are asking me to talk on this which I never discussed with my parents, I feel very awkward, and actually I was denying his invitation. See, it shows our culture. Since my birth, I am in Mumbai. We have agricultural land in Pune city. So I present myself as a daughter of a farmer. With a proud feeling, I say that I am a daughter of farmer and achieved so many things in life because of my hard work and study. And Ranjan sir specially asked me that you are from Bombay and we expect to know many things. Bombay people, what is the environment of Bombay? So in that way he was right. In Mumbai, as multicultural, multi-regional, multi-language people are staying, it's a high hub, number one city, corporate city, known, and all kind of people are there. Especially in our law, we have more than 50 colleges. And so many discussions are going on nowadays. And I feel really why he has chosen this topic, because this is a high time. Because of globalization, so many things we have catched up. Because of internet facility. I am against internet. We reach with each other very fastly. But now young generation, because of internet and media impact, they are changing their views. One of my professor friends says his son is taking education in USA and he has only one son, and when he asks that we wish to fix up your marriage, and he said, father, don't look at any girl and don't try to search any girl because I do not wish to perform marriage. I wish to remain alone. I am enjoying my work. That's it. And I said, then why you didn't convince him that why marriage is important in life? So Professor of Law says, as this is a basic human right available to every citizen of India, that whatever is their desire, we let them feel free. Let him take his own decision. He is a major one, and I do not wish to force him.
So we respect these feelings. We should give this kind of freedom to our children. But I had been to many countries, almost 22 countries over the world. And whenever I come back from any foreign country, it gives me proud feeling to be an Indian. Because we have our special culture, which even those people respect. In USA, they give me more respect because when I delivered lecturing, while wearing a sari, they have taken my photograph, video film, and it was kept on the website that Indian woman wearing a sari, delivering lecture in English. That was a surprise for them. This is not far away, but this is just 2014 I was there, 5 years before. 1 month teaching program I had completed there on human rights. So since at worldwide level, they think Indian woman is a typical woman and they don't know much more, they don't take higher education like that. Such kind of feelings they have. And when they have observed that how India is ahead in protection of human rights, I have elaborated our Supreme Court judgment that we are not stick up to the books of law, but for protecting someone's right, we go beyond the books of law. And they appreciated it very much. When recently Fulbright scholar from USA State Colleges Albany was there 2 years before here, and she said they were highly impressed about your lectures, and in every class they discussed about your lectures. In America now they are discussing about India and China. Earlier days they were thinking we are not developed country but we are in a list of developing countries. So we are orthodox in all ways and we cannot compete with them, but we are competing with them. But let me tell you, in State Colleges it was the most prestigious college set up in USA, more than 100-year-old, and it was a college set up only for girls. And their parents, they used to come 1 hour travel they used to perform to send their daughter in State Colleges Albany, USA. I say why? Why it is required? In USA there is a free society. Then why such restrictions are there that daughter should take her education in girls' college? So they say it has a high impact because of free society. It is affecting their children a lot. You can imagine abortion, early age abortion. They have to give this kind of counseling to their students. Some counselors are scared that what happens because of free sex. They have kept such counseling and how it is affecting. This is the situation of USA, and then parents are worrying about it. They try to save their children, even though they respect about their human rights. Yes, human rights should be enjoyed by every citizen of this world. But while enjoying our human rights, we must think that whether we are not violating human rights of any other person. In cases of adultery, 2 women are there, maybe 2 or 3 or 4, but lady who is married with someone, that person may be taking care of another lady because of some kind of affection. It may be a lust to have extramarital affair. Reasons may be different, but see the effects on the society. If we are allowing everyone for having such kind of free sex and this kind of concept because of globalization, now here also it breaks us fastly. We never came to know live-in relationship. Now with the proud feelings, some of the girls they responded at some of the professors. In 2008 I had attended one refresher course, and when they asked us to introduce each other, that time one of the professor introduces herself with a proud feeling that I am staying in live-in relation. And we were all surprised, my God, how she is staying. But one
perform marriage because now they think 8 years we are in living relationship, but some sanctity should be given to this relation. People do not respect such kind of relations. We have our high quality culture which is respected all over the world. And because of, in exceptional cases, court might have given a decision in favor of such kind of relationship, like in living relationship. If any lady says, come in before the court, that I was there with so and so person for 10 years relationship and now he is not looking after. I am on the road. I don't have job. And when she is asking for maintenance, and if court is passing any award to protect her rights, that how she should run her livelihood. So court passes award that even a woman can claim maintenance if she is in living relationship. It does not mean it has given license to all society to go and perform living relationship and break your marriage system. We have to think on every situation, every judgment very seriously. People are looking only at the concluding para, but they never try to go through the full judgment. Why court has drawn this conclusion? It is for the protection of women. Because Article 15(3) of the Constitution of India stated that we can pass any kind of rules, regulation, laws for the betterment of woman, child and underprivileged classes. We can protect their rights. If anywhere they are facing problems. Marriage is a sacrament. Now it has changed to a contract. You just come in a contract and start living with any person. One lady is staying with any person in contract for 2 months, then they will disturb, no, we are not happy. Then in next month with another person, where we are going. And because of such relationship, how many diseases they may suffer. What kind of impact will be there on the society. And if out of such relationship, if any lady gives birth to a child, then just imagine what will be the situation of such child. Whether society is going to accept it. Here we are observing children who are taking in adoption, they don't get better treatment at school level, college level in society. Because they say they are not your real mother, father. Then what to say about children who are delivered because of such extramarital relationship? And what will be the impact in future if society gives them neglected treatment? They will become a criminal. It will have very bad impact on the minds of these children. Marriage is the most important in our life, and we must respect our culture, our custom, whatever our religious traditions are there. Only in this era. And what do you think people are not enjoying? Because I think when I am observing, going everywhere and in the society, laws are followed strictly by people who are middle class category. But if we go to the high class category, you don't know which person is having how many wives, where he is staying with whom, and no one is asking them. They are moving freely. They have their high culture. And we can't raise eyebrows towards them. No? So for whom our laws are there, as a law professor, our Honorable Judge Sir is there, and I wish to ask whether laws are made for the strict regulations to be followed by the middle class people. Because if you go to slums, that lady don't know
herself how many children she has delivered. She was staying with one person in one of the slums. He has beaten her. She has delivered 4 children. She left everything. She moved towards next slum and another man started taking care of her. Without performing marriage, she started because she don't have anyone in life who is taking care. Another man started taking care of her. Out of such relationship, she delivered another 2 children. They don't remember if we ask them how many children you have. They don't know their names. They don't know their whereabouts. So for those people, where are our laws? So only our middle class society, we are following it strictly, and I think it has created a balance in the society. When we respect our custom, our culture, our religion, ceremonies, then only we can have balance in the society. If everyone started behaving in a free manner without following any custom and exactly going opposite to the custom, it will only create chaos in the society. So it should not happen. While enjoying our freedom, everyone must think 100 times before they take any step which is illegal in the eyes of law. And just because of any 1 and 2 judgment by the Supreme Court, one should not take that there are now these views and this is a green signal.